हथियार दिखाना चाहता हूं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इससे भी मर्डर किया जा सकता है। इस पिन से? हाँ, खून हो तो सकता है अगर इस पर जहर लगाकर किसी को चुभा दिया जाए तो। नहीं नहीं, जहर वहर कुछ नहीं। सुधाकर के लिए तो ये पिन ही काफी है। क्या? देखिए मैं बताता हूं, मुझे बचपन से एक बीमारी है, खून की। सुधाकर को हेमोफीलिया है। इसका मतलब है अगर आपको चोट लग जाए तो खून बहता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। जी हाँ एसीपी साहब, मेरा ब्लड क्लॉट नहीं होता, खून रुकता नहीं। घाव बड़ा हो या छोटा, एक बार खून बहना शुरू हुआ तो मेरा खून बहता ही रहता है, रुकता नहीं। आपको तो बहुत एहतियात से रहना पड़ता होगा। जी हाँ, सिर्फ इस दवा का सहारा है। ये दवा घाव में से बहते खून को थोड़ी ही देर में जमा देती है, क्लॉट कर देती है, खून रुक जाता है। भाई इसीलिए तो दवा मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। तो डॉक्टर ये बताओ, आज तुम यहाँ आए कैसे? मैं एक बहुत जरूरी काम से आया। इनकी बीवी जो है तो... ओ डॉक्टर, तुम भी जरा सी बात का पतंगड़ बनाते हो। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, खामखा इनका वक्त भी जाया कर रहे हो। इसका फैसला तुम एसीपी साहब पे छोड़ दो। अब ये बोलो, तुम बता दो या मैं कहूं? अच्छा मैं बताता हूं। एसीपी साहब, दरअसल 40 साल की उम्र तक मैं बैचलर रहा और मैंने ये फैसला किया था मैं कभी शादी नहीं करूंगा। अब आज से 4 साल पहले जब मैं 40 का था तो मैंने जब सुहासिनी को देखा तो एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। लगा कि इससे शादी कर लूं। पहली बार लगा कि जिंदगी में किससे प्यार हुआ मुझे। 40 साल की उम्र में सठिया गया ये। सुहासिनी इससे 15 साल छोटी है। सठियाता आदमी 60 साल पे है, 40 में तो आदमी नौटी होता है, क्यों? और फिर मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी, जो कुछ हुआ है राजी मंदी हुआ है। हाँ, उसके बाप को तुम्हारा पैसा लौटाना था ना, उसने सोचा चलो शादी हो जाने के बाद शायद वो पैसा लौटाना नहीं पड़ेगा, और बस उसके बाद इनकी शादी होगी। और अभी कुछ ही महीने पहले वो सुहासिनी के पिता की डेथ हो गई। बस उसके बाद से सारी मुसीबत शुरू हुई। मुसीबत? एसीपी साहब ऐसी कोई बात नहीं है। पिता की मौत का सदमा लगा बेचारी को। बस जरा सी बात पे चिढ़ जाती है, झगड़ने लग पड़ती है और कई बार ऑफिस से लेट आती है, इतनी सी बात है। पिछले हफ्ते क्या हुआ वो तो बताओ। पिछले हफ्ते? कितना नाजुक है मुन्ना। जी साहब। ओ मुन्ना। जी साहब। आप ही क्या जी साहब लगा रखी है? एक सोडा लेके आ और वो खिड़की खोल दे सामने वाली। बहुत अच्छा साहब। क्या हवा चल रही है भाई, वाह। सुहासिनी जी, मैंने कहा जाने मन, क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हैं आप? हाँ, कुछ नहीं, यूं ही। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, लेकिन मेरा पैर कट गया, खून बह रहा है। सुहासिनी मेरी दवाई जल्दी जल्दी निकालो, सुहासिनी मेरा खून रुकेगा नहीं। सुहासिनी जल्दी करो ना। रात अगर मैं ऐन मौके पर नहीं पहुंचता तो ये तो मर ही गया था। डॉक्टर यार, तुम भी जरा सी बात का अफसाना बना देते हो। महज एक हादसा था। सुहासिनी इतनी बौखला गई थी कि दवाई की शीशी उसके हाथ से गिर गई। अच्छा, और जब दूसरे दिन मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुला करके हुक चेक करवाया तो उसने बताया कि वो हुक को किसी ने बीच में से ऐसे काट रखा था कि जरा सी हवा के झोंके से भी वो गिर पड़ता। यानी कि किसी ने जानबूझकर सुधाकर? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। तुम कहना चाहते हो कि इनकी पत्नी इन्हें मारना चाहती है? मुझे पूरा विश्वास है। और तो और, आई एम सॉरी सुधाकर, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हारी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर है। क्या बकवास कर रहा है? हाँ? तुझे सुहासिनी पसंद नहीं, इसका मतलब है जो मुंह में आएगा बोलता रहेगा तू? करता है। देखिए सुधाकर साहब, मैं डॉक्टर सुमित को बहुत सालों से जानता हूं। वो किसी के बारे में यूं ही नहीं बोलेंगे। देखिए एसीपी साहब, मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं। मैं जानता हूं कि आप किसी को भी बगैर सबूत के गिरफ्तार नहीं कर सकते,
पर हमारी कुछ तो मदद कर सकते हैं हम। हाँ, मैं इनको पुलिस प्रोटेक्शन दे सकता हूँ। अपना एक ऑफिसर इनके साथ भेज देता हूँ। पुलिस प्रोटेक्शन? ये सब क्या हो रहा है एसीपी साहब? मैं अपनी बीवी से क्या कहूंगा कि डॉक्टर को शक है कि तुम मेरा मर्डर करने वाली हो, इसलिए पुलिस प्रोटेक्शन लेके आओ। हाँ, अपनी बीवी से प्रोटेक्शन। ये तो हद हो गई है। ये मत बताइए कि वो पुलिस वाला है। कोई भी बहाना बना दीजिए, कह दीजिए डॉक्टर सुमित का भांजा है, उनके पास जगह नहीं इसलिए आपके साथ रहने के लिए आया है, बस यूं ही। ओके। मैं आपको अपना एक बहुत ही काबिल इंस्पेक्टर देता हूँ, इंस्पेक्टर वीरेन। दया, इंस्पेक्टर वीरेन को बुला, और हाँ, मृदुला को भी बुला। यस सर। इंस्पेक्टर वीरेन इनके घर में रहेंगे और मृदुला उसको बाहर से मदद करेगी। ये नहीं हो सकता सुहासिनी, कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। तुम्हें मुझे तलाक देना पड़ेगा। तंग आ चुकी हूं मैं इस नाटक से। उफ, पापा ने मुझे जबरदस्ती तुम्हारे साथ बांध दिया था। देखो, पापा के साथ तुम्हारा सौदा तब तक था जब तक वो जिंदा थे। अब तो वो भी नहीं रहा, अब तो मुझे आजाद कर दो। मुझसे छुटकारा पाने के लिए तुम्हें मेरी लाश पे से गुजरना होगा। समझती क्यों नहीं सुहासिनी? मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। आखिर मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? मैंने कोई सौदेबाजी नहीं की किससे। मैंने तो शादी की तुमसे, मैं प्यार करता हूँ तुमसे सुहासिनी। प्यार प्यार प्यार, तंग आ चुकी हूं मैं तुम्हारे इस प्यार से। तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते आखिर? तुमसे मुझे आजादी अब तभी मिलेगी जब तुम्हारी मौत हो जाएगी। ओ मुन्ना, मेम साहब कहाँ हैं तुम्हारी? मेम साहब नहा रही हैं साहब। काम करो, बाजार जाओ और केमिस्ट की दुकान से दवाइयां ले आओ। काम करो, बाजार जाओ और केमिस्ट की दुकान से दवाइयां ले आओ। आइए वीरेन साहब, चाय नोश फरमाइए। नहीं शुक्रिया, इस वक्त नहीं। देखिए, आपके कहने के अनुसार मुन्ना को तो मैंने भेज दिया। अब आप क्या करना चाहते हैं? वैसे मैं आपको अभी कहता हूं, मुझे कोई खतरा नहीं है। ये सिर्फ डॉक्टर के दिमाग का फितूर है। सुहासिनी और मैं बहुत खुश हैं आपस में। खुश हैं आप? हाँ। देखिए, कल रात आप दोनों की बातें मैंने सुन ली हैं। आप प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए। करिए। खतरा कहां से आ सकता है? खतरा कहां से आ सकता है? सुधाकर जी, इतने सोफे होने के बावजूद ये कुर्सी बड़ी अजीब है। आप इस्तेमाल करते हैं इसका? देखिए, इस घर में कितने भी सोफे आ जाएं, कुर्सी यहां से नहीं हिलेगी। ये खानदानी कुर्सी है। इस पर मैं सुबह पेपर पढ़ता हूँ। मेरे पिता भी पढ़ा करते थे और उनके पिता भी पढ़ा करते थे। कुर्सी है अच्छी। क्या हुआ? ये कील देख रहे हैं आप? साहब, पुरानी कुर्सी एक कील तो निकल ही सकता है। कुर्सी तो पुरानी है। आपके पास कोई प्लायर या पकड़ है? क्या उस दराज में? ये देखिए, इस कील पर कोई जंग नहीं है क्योंकि ये कील नहीं है। किसी ने हाल ही में ये कील इस कुर्सी में लगाई है।
ओहो जाने मन, ये सुबह सुबह बंठन के कहाँ चल दी आप? जी वो ऑफिस जा रही हूँ मैं। अरे आज तो शनिवार है, ऑफिस बंद होगा। हाँ लेकिन कुछ काम अधूरा रह गया है सो अच्छा अच्छा, करा। मैं चली हूँ। See you, bye. हेलो मृदुला, सुहासिनी जी अभी भी घर से बाहर निकली हैं। उनका पीछा करो, देखो वो कहाँ जाती है और किससे मिलती है। ओके? पुलिस वाले। बड़ी मुश्किल से आई हूँ यहाँ। क्यों? उसे कहकर आई हूँ कि ऑफिस जा रही हूँ। ऐसा कब तक चलेगा सुहासिनी? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उफ राकेश, वो तो किसी भी हालत में मुझे तलाक देने को तैयार ही नहीं है। समझ में नहीं आता मेरी मैं क्या करूं। अब तो उसे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, मौत। क्या आप कह रही हो सुहासिनी? काश वो मर जाता तो कितना अच्छा होता। कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना ही होगा। सर, गड़बड़ तो जरूर है। हम उसे गिरफ्तार करके पूछताछ नहीं कर सकते क्या? सिर्फ इस वजह से कि सुहासिनी सुधाकर से शादी करने के बाद खुश नहीं, या फिर उसका राकेश नाम के किसी आदमी के साथ चक्कर चल रहा है? इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उसका खून करने वाली है। सर, जब तक वो कुछ करती नहीं तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उसे तो अभी तक ये भी पता नहीं है कि हम उस पर नजर रखे हुए हैं। वीरेंद्र, तुम राकेश की पूरी जांच करो। वो कौन है, वो क्या करता है, वो सुहासिनी को कब से जानता है। हमें सुहासिनी को रंगे हाथों पकड़ना है। चोरी चोरी लेके गए, देखो मेरा मन। बाय वीरेंद्र। सुधाकर जी, आप कहाँ जा रहे हैं? हम अपने मड के बंगले पे जा रहे हैं, बीच हाउस। लेकिन ऐसे हाँ, 2 दिन के लिए जा रहे हैं। खैर आप यहाँ रह सकते हैं, मुन्ना है आपकी देखभाल के लिए। अच्छी देखभाल करेगा मुन्ना, चिंता मत करो। चलें? स्वीटहार्ट, तुम गाड़ी में बैठो, मैं भी आया। ओके, बाय। सामान रखो मुन्ना। सब कुछ ठीक हो गया है। सुहासिनी ने कहा मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। इसी खुशी में हम बीच हाउस जा रहे हैं। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया सुधाकर जी? अब ऐसा कैसे कर सकते हैं? कम से कम मुझे पहले बताया तो होता। अरे आधे घंटे पहले तो सुहासिनी ने कहा कि चलो बाहर चलते हैं, और मैंने मान लिया। लेकिन अगर वहां जाके आपको कुछ हो गया तो? मैं काम करता हूँ, मैं चुपचाप आपके पीछे आता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम भी यार हद करते हो। एक मुद्दत बाद तो बीवी ने फरमाइश की कि चलो बीच हाउस चलते हैं, हमें अकेला छोड़ दो। शी लव्स मी। ठीक है ठीक है, आपने अपनी दवाई तो ली ना साथ में? या इतनी ले लिए कि वहां दुकान खोल सकता हूं। हालांकि मैं जानता हूं इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। माय वाइफ लव्स मी, यू नो। अपना ख्याल रखें। पुलिस वाले, पीछा छोड़ो। बाय, एंजॉय योरसेल्फ। ये अच्छा नहीं हुआ वीरेंद्र, तुम्हें उन लोगों को अकेले जाने नहीं देना चाहिए था। मैं क्या करता सर, उनके साथ जाने की जिद मैं कैसे कर सकता था? और वैसे भी सुहासिनी के लिए मैं डॉक्टर सुमित का भांजा हूं, जो यहां पर काम की तलाश में आया हुआ है। और फिर सुधाकर ने मुझे उनके पीछे जाने से मना भी तो किया था। रात के 11 बज चुके हैं, वो लोग दिन के 2 बजे निकले थे। लगता है अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक है, वरना डॉक्टर सुमित का फोन आ ही जाता। सर, सर एक काम कर सकते हैं क्या? मैंने घर के नौकर मुन्ना से बीच हाउस का एड्रेस ले लिया था। बीच हाउस यहां से 1 घंटे की दूरी पर है, मड आइलैंड पर। हम वहां जाकर चुपचाप उन पर नजर रख सकते हैं। आइडिया अच्छा है, चलो वहीं करते हैं। ओके सर। हेलो, हाँ डॉक्टर सुमित बोलिए। क्या? माय गॉड, तुम एम्बुलेंस लेकर हॉस्पिटल पहुंच रहे हो? ठीक है, हम भी वहीं पहुंचते हैं। क्या कहा डॉक्टर सुमित? हमने बहुत देर कर दी वीरेंद्र। सुधाकर का बीच हाउस पर एक्सीडेंट हो गया है। हमें डॉक्टर सुमित के हॉस्पिटल पहुंचना है अभी। सुनो, डॉक्टर सुमित कहाँ है?
बहुत देर कर दी आपने। सुधाकर मर चुका है। मुझे फोन आया था, सुधाकर की आवाज से ऐसा लग रहा था उसकी हालत ठीक नहीं है। कह रहा था सीढ़ियों से नीचे गिर गया है और नीचे औजार रखे थे, उसके सर में लग गए, काफी चोटें आई हैं। मुझसे कहा कि एम्बुलेंस भिजवा देना। ये औजार यहाँ ऐसे कैसे पड़े? शायद सिर इस पर लगा होगा। उस वक्त उनकी बीवी कहां थी? मैंने सुहासिनी के बारे में फोन पर पूछा था, तो उसने बताया कि उन दोनों का कुछ झगड़ा हो गया था और 9:30 बजे वो टैक्सी लेके चली गई। उसके बाद वो घर में अकेला ही था। इस वक्त सुहासिनी कहां है? जरा पता लगवा। सर, सुधाकर तो अपने साथ अपनी दवाई भी लाया था, जो उसने एक आइस बॉक्स में रखी थी। वो रहा सर, उसी में रखी थी। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि उसने दवाई ली क्यों नहीं? सर, ये तो खाली है, लेकिन कल दोपहर तो ये भरा हुआ था। तो फिर दवाइयां गई कहां? रुदला, तुम इधर उधर देखो, कहीं रखी हो। वीरेन, तुम ये सीढ़ियां चेक करो। ओके सर। सुमित, जब तुम एम्बुलेंस लेकर आए तब सुधाकर कहां था? वो यहां पर बेहोश पड़ा था, इसलिए मैंने फटाफट उसे एम्बुलेंस में डाला और हॉस्पिटल ले गया। सुधाकर ने तुम्हें फोन किया, इसके बाद शहर से तुम एम्बुलेंस लेकर आए और फिर उसे हॉस्पिटल ले गए। इस सब में काफी समय लग गया होगा, है ना? तुम्हारे ख्याल से सुधाकर कितनी देर तक बेहोश पड़ा रहा होगा? यही कोई 20-25 मिनट। सुधाकर गाड़ी चलाना जानता था? हाँ। क्यों? तो फिर वो खुद गाड़ी लेकर बाहर क्यों नहीं निकला? मेन रोड से उसे कोई ना कोई जरूर हॉस्पिटल पहुंचाता, उससे काफी समय भी बच जाता, शायद उसकी जान भी बच जाती। सर, आगे का टायर पंचर है। और ये देखो सर, पंक्चर हुआ या किसी ने जानबूझकर? सर ये देखिए यहां पर। सर, सुधाकर ने डॉक्टर को फोन पर यही कहा था ना कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर गए। सर, इसलिए मैं सारी सीढ़ियां चेक कर रहा था ताकि पता चल सके कि वो गिरे कैसे। कुछ पता चला? हाँ सर। सर ये निशान देखिए। सर यही है इस सब की जड़। सर ये कोई ग्रीस या तेल जैसा पदार्थ लगा हुआ है। सर, सुधाकर इसी सीढ़ी से फिसलकर गिरा होगा। ये देखिए ऐसे। और नीचे लुढ़क कर गया होगा। और लुढ़क कर वहां तक पहुंचा जहां औजार उसका इंतजार कर रहे थे। सुधाकर की बीमारी की वजह से इन औजारों ने उसकी जान ले ली। उसका बचना तो नामुमकिन था। सर, मुझे दवाइयां मिल गई। सर, मैंने किचन के सिंक में कुछ दवाई जैसे निशान देखे तो उन्हें रुई से पोंछकर इसमें इकट्ठा कर लिया। उसके बाद मैंने बॉटल्स ढूंढने की कोशिश की तो वो यहाँ पड़ी हैं। किसी ने शायद ये दवाई की बोतलें किचन के सिंक में खाली कर दी और वो बोतलें यहां फेंक दी। किसी भी हालत में सुधाकर की बीवी सुहासिनी को ढूंढ कर लाओ।
मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये सब हो कैसे गया? और सुधाकर भी नहीं रहे, सुधाकर मर कैसे गए? यही तो हम भी जानना चाहते हैं मैडम, इसलिए आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। रूटीन सवाल है, बस आपकी मदद चाहिए। इंस्पेक्टर देखिए, मैं तो वहां जाना ही नहीं चाहती थी। वो तो खुद सुधाकर ने बहुत जिद की। हमारी शादी को बचाने के लिए वो एक आखिरी मौका चाहते थे। बकवास है, बकवास है। सुधाकर ने जाने से पहले खुद मुझे बताया था कि आइडिया तुम्हारा था। वीरेन, उन्हें बोलने दो। हाँ, तो फिर हम वहां पहुंचे और वहां पहुंचते ही हमारा झगड़ा हो गया। थोड़ी देर में मैंने वहां से जाने का फैसला कर लिया। रात बहुत हो चुकी थी और वो जगह रात को बहुत सुनसान होती है, इसलिए मैंने फोन किया और एक टैक्सी बुलवाई और करीब 9:30-10 बजे तक मैं वहां से जा चुकी थी। उसके बाद आपका एक ऑफिसर मुझे यहाँ ले आया पूछताछ के लिए। आपको सुधाकर के एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं है? जी नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। आप चाहें तो उस टैक्सी ड्राइवर से पूछ सकते हैं। जब मैं वहां से चली थी तो मेरे पति बिल्कुल ठीक ठाक थे और दरवाजे पर ही खड़े हुए थे। सर, हमने उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ लिया है और उसने भी यही बयान दिया है। अच्छा, एक बात बताइए, सीढ़ी पर लगी हुई क्रीम के बारे में आपको कुछ मालूम है? क्रीम? हाँ, सीढ़ी पर लगी हुई क्रीम। मैं किसी क्रीम के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। नहीं मालूम? अच्छा, तो ये बताइए सुहासिनी जी कि आपके हस्बैंड की गाड़ी का टायर कैसे पंचर हो गया? हाँ, हो सकता है गाड़ी पंक्चर हो गई हो। रास्ता बहुत कच्चा है। लेकिन जब आप बीच हाउस पहुंचे तो आपकी गाड़ी ठीक ठाक थी। तो फिर खड़ी खड़ी गाड़ी का टायर कैसे पंक्चर हो गया? मैं कैसे बोल सकती हूँ गाड़ी कैसे पंक्चर हो गई? I don't know anything। आपके हस्बैंड की दवाइयां कहाँ गई? हाँ, दवाइयाँ। वो तो आइस बॉक्स में थी। आइस बॉक्स में नहीं है तो देखिए, हो सकता है वो अपने साथ दवाइयां ले जाना ही भूल गए हो। कोई मरीज अपनी दवाइयां कैसे भूल सकता है सुहासिनी जी? अब बस ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। जब आप दोनों घर से निकले थे तब वो दवाइयां आइस बॉक्स में थी, फिर वो अचानक गायब कैसे हो गई? किसी ने उन दवाइयों को किचन की सिंक में उंडेल दिया और फिर खाली बोतलें बाहर बागीचे में फेंक दी, है ना? ये देख रहे हैं आप लोग, इस रुई पर ये जो लिक्विड लगा हुआ है ना, ये वो लिक्विड है जो सुधाकर की रसोई से हमने पाया है। दरअसल उसकी रसोई के सिंक से हमें मिला है। और आप लोगों को सुनकर ताज्जुब होगा कि ये वो दवाई है जो सुधाकर अपना खून बहने से रोकने के लिए इस्तेमाल करता था। लगता है किसी ने इस दवाई की 4-5 बॉटल्स सिंक में खाली कर दी है। और कुछ पता चला? हाँ, एक और चीज दिखाता हूं आपको। ये कील, ये वो कील है जो आपको कार के टायर में से मिली। जी हाँ। लेकिन ये कील सड़क पर से नहीं आई। मतलब साफ है कि कार का पंक्चर सड़क पर नहीं हुआ। सड़क पर नहीं हुआ था? एग्जैक्ट। तो फिर देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये कीलें देख रहे हैं आप, ये वो कीलें हैं जो आपको सुधाकर के घर से मिली, औजारों के पास। और अब आप इस कील को देखिए, ये दोनों कीलें मिलती हैं, एकदम मिलती हैं। इसका मतलब साफ है कि ये कील भी कहीं घर से ही आई होगी, बाहर से नहीं। हाँ, पर यह भी तो हो सकता है कि घर में काम करने वालों ने लाते ले जाते समय कील गिरा दी हो, जिसकी वजह से गाड़ी पंक्चर होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि आप इस कील को जरा गौर से देखिए। इसका हेड देखिए, एकदम मुड़ा हुआ है। और ये इसलिए मुड़ा हुआ है क्योंकि इस कील को किसी ने हथौड़े से टायर में ठोका है। और वो क्रीम जो सीढ़ी पर लगी थी? यस, वो क्रीम। ये देखिए, ये क्रीम का वो डब्बा है जो सुहासिनी के रूम से मिला था। और इनफैक्ट सीढ़ियों पर भी यही क्रीम थी। मतलब इसके पीछे सुहासिनी का हाथ है। आखिर सब हो क्या रहा है?
सुहासिनी जी, हमें शक है कि आपने ही अपने पति का खून किया है। क्या कह रहे हैं आप? बकवास! ये कोई खून नहीं कर सकती। बात हम सब जानते हैं इन्होंने सुधाकर से क्यों शादी की, इनके आपस में झगड़े कैसे होते थे और इनके और आपके क्या संबंध है। मृदुला, टेप चलाओ। बड़ी मुश्किल से आई हूँ यहाँ। क्यों? उसे कहकर आई हूँ कि ऑफिस जा रही हूँ। ऐसा कब तक चलेगा सुहासिनी? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उफ राकेश, वो तो किसी भी हालत में मुझे तलाक देने को तैयार ही नहीं है। समझ में नहीं आता मेरी मैं क्या करूं। अब तो उसे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, मौत। हम तो सिर्फ बात कर रहे थे, हमारा उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। अच्छा। सुहासिनी जी, आप ही सुधाकर को बीच हाउस ले गए और वहां सीढ़ी पर क्रीम लगा दी। लेकिन उससे पहले आपने उनकी कार का टायर पंक्चर कर दिया, यहां तक कि उनकी दवाई भी फेंक दी। उनके बचने का हर रास्ता बंद कर दिया था आपने। नहीं, मैंने उनका खून नहीं किया है। मैंने उनका खून नहीं किया है। इस केस का हर पहलू कहता है कि खून आपने ही किया है। और आप समझते क्यों नहीं? जब उस वक्त मेरे अलावा घर पर कोई था ही नहीं तो सबसे पहले मैं ही फंसूंगी ना। अगर मैं ये सब करती तो मेरा यकीन कीजिए, मैंने खून नहीं किया है। मैंने खून नहीं किया है। मैंने खून नहीं किया है। ऑटोप्सी रिपोर्ट कहती है कि खून के बहुत ज्यादा बह जाने की वजह से मौत हुई है। ये बात साफ जाहिर भी तो है। ये बात एकदम क्लियर है सर। क्यों? यूं ही केस तो बिल्कुल साफ है, फिर भी सोच रहा था हमसे कुछ रह तो नहीं गया। मन में कुछ खटक रहा है। जैसे कि चोट काफी गहरी है, मतलब वो काफी ऊपर से गिरा होगा। अपने आप फिसल कर गिरा कि किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया। धक्का दिया? सर एक मिनट, ये तो नई चीज है। अगर किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया, इसका मतलब है वो सीढ़ियां उतर रहा था। इसका मतलब है वो बेडरूम से नीचे आ रहा था। वो बेडरूम से नीचे आ रहा था, और अगर उसे किसी ने धक्का नहीं दिया तो फिर उसका सिर कैसे, और सीढ़ियों के साथ रेलिंग्स भी तो है, तो फिर उसने अपने आप को संभालने के लिए रेलिंग्स पकड़ने की कोशिश तो जरूर की होगी। कोशिश तो की होगी, लेकिन शायद उसे रेलिंग पकड़ने का मौका ही नहीं मिला होगा। मगर सीढ़ियां थोड़ी घूमी हुई है, तो फिर वो सीधा नीचे कैसे आया? कैसे कैसे कैसे? चलो बीच हाउस चलते हैं, वहीं इसका जवाब मिलेगा। सर आने वाले हैं, तुम ऊपर जाके खड़े रहो। ओके। सुधाकर सीढ़ियों से उतर रहा था जब वो फिसल कर नीचे गिर गया। वीरेन, चलो हम देखते हैं उस रात क्या हुआ होगा। वीरेन, तुम यहां से फिसल कर दिखाओ जहां से सुधाकर गिरा होगा। ओके सर। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? लगी है। दिखा मैंने, सुधाकर फिसलने के बाद गिरता ही चला गया ठीक इन औजारों के ऊपर। बहुत बुरी तरह से गिरा था वो। I'm sorry सर, मैं अभी आपका मतलब नहीं समझा। इतनी बुरी तरह से गिरने के बावजूद भी सुधाकर के शरीर पर एक भी चोट या खरोंच का निशान नहीं था। यह बात तुम्हें अजीब नहीं लगती? यहां तो कोई चोट नहीं। यस। जरा इन्हें पलटने में मेरी मदद करो। यहां तो एक भी चोट या खरोंच का निशान नहीं।
और अपने ऑफिसर को तो काफी चोट लगी थी गिरने से, एक भी निशान नहीं। हाँ, और यहाँ तो सिर्फ एक कट है जिससे बहुत खून बहा है, और ये चोट उन्हें औजारों से लगी थी। बड़ी अजीब बात है। सुधाकर ने मौत के समय जो कुछ भी पहना था वो सब सामान कहाँ है? वो यही है, स्टोर्स में। वो सब लेकर आओ फोरेंसिक लैब में। नहीं साहब, मैंने बहुत कोशिश की कि सुधाकर के इन कपड़ों से, इन जूतों से कहीं क्रीम का कोई निशान मिले, बट आई एम सॉरी, कहीं से कोई निशान नहीं। सुहासिनी जी, हमें विश्वास हो गया कि आपने ये खून नहीं किया है। असली कातिल हमें मिल गया। असली कातिल मिल गया? जी हाँ। कौन है वो? क्या वो पकड़ा गया है? नहीं, पकड़ा तो नहीं गया, लेकिन जहां वो इस वक्त है वहां से वो भाग नहीं सकता। कातिल इस वक्त पुलिस के मुर्दा घर में है। आपके पति का खून खुद आपके पति ने ही किया है। उन्होंने आत्महत्या की है। आत्महत्या? हाँ, आत्महत्या, जिसे उसने बड़ी चालाकी से खून में बदल दिया। क्यों? आपको फंसाने के लिए। जलन के मारे उसने सोचा होगा कि अगर आप उसकी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकती। उसे मालूम था वो मरने वाला है, और अगर मरते मरते वो आपको खून के जुर्म में फंसा देता है तो आप सड़ती रहती जिंदगी भर जेल में। और हमें शक इसलिए हुआ कि इतनी सीढ़ियों से गिरने के बाद भी उनके बदन पर एक भी खरोंच नहीं आई। हाँ, क्योंकि अगर सुधाकर सीढ़ियों से गिरे होते तो जरा सी तो क्रीम उनके जूतों के नीचे लगनी चाहिए थी। मगर उनके जूतों के नीचे कुछ नहीं था, क्योंकि सुधाकर सीढ़ियों से गिरे ही नहीं थे। क्योंकि उन्हें मालूम था कि किसी भी हालत में आप उन्हें छोड़ने ही वाली है, और इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया। आपके जाने के बाद पहले उन्होंने कील से गाड़ी का टायर पंक्चर कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी दवाई की बोतलें खाली की, और वो खाली बोतलें एक ऐसी जगह फेंकी जहां से वो आसानी से मिल सके। उसके बाद उन्होंने आपकी क्रीम सीढ़ी पर लगाई। अब सब कुछ तैयार था, सिर्फ एक्सीडेंट होना बाकी था। मगर उससे पहले उन्होंने डॉक्टर सुमित को वो फोन किया। डॉक्टर, मुझे बचा लो डॉक्टर। मैं अपने बीच हाउस की सीढ़ियों से फिसल के गिर पड़ा हूं, बहुत खून बह रहा है, मुझे बचा लो डॉक्टर। वो मुझसे झगड़ कर 9:30 बजे चली गई। जल्दी आओ डॉक्टर। उसके बाद जोर से अपने माथे पर एक गहरा जख्म कर लिया। सुधाकर ने एक छोटी सी गलती कर ली। उसने सीढ़ी पे क्रीम तो लगा दी, लेकिन अपने जूतों पर लगाना भूल गए। एक जरा सी गलती। इस मासूम शीशी में एक ऐसा खतरनाक वायरस बंद है जिसके बारे में इंसान को आज तक कभी कुछ मालूम ही नहीं था। इस वायरस से इंसान एक दर्दनाक मौत मरता है, और यह एक भयानक आग की तरह फैलता है, और कुछ ही घंटों में इसकी चपेट में लाखों लोग आकर मर जाते हैं। इसका एक ही इलाज है, मौत।
डॉक्टर खुराना, क्या आप काफी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं? क्या हुआ डॉक्टर साहब? कुछ नहीं। आज जब मैं यहां आ रहा था तो मैंने देखा सड़क पर सभी बहुत खुश हैं, बहुत खुश। आज शुक्रवार है और अगले 2 दिन छुट्टी है। सभी खुश थे। पर आप रो क्यों रहे हैं? इसलिए कि जितने खुश वो आज हैं शायद कल ना हो। कल ना हो? हाँ, शायद कल का दिन आए ही ना। हो सकता है कल सारा शहर मौत की नींद सो जाए। पर सब लोग मर क्यों जाएंगे? ऐसा क्या होने वाला है? आप तो जानते ही हैं कि मैं एक डॉक्टर हूं, ईरोस फार्मा में एक सीनियर वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट। ये ईरोस फार्मा तो दवाइयां बनाने वाली कंपनी है ना? जी, हम सिरॉक्सन जैसी मशहूर पेन किलर बनाते हैं जो एक जानी मानी दर्द कम करने वाली दवा है। इसके अलावा हमारे वैज्ञानिक तरह तरह की बीमारियों के इलाज की खोज करते रहते हैं। मगर अभी जो आपने कहा वो... हाँ, इस शहर का हर आदमी मरने वाला, सब मेरी गलती से। अगर मैं अपने लैब असिस्टेंट करण को नौकरी से न निकालता तो ऐसा हरगिज नहीं होता। सब मेरी वजह से। आपने मुझे बुलाया सर? आपने मुझे बुलाया? करण, ये सिरॉक्सन के डब्बे अभी तक यहाँ क्यों पड़े हैं? इनकी डिलीवरी क्यों नहीं हुई? जबकि मार्केट में स्टॉक्स नहीं, सभी चिल्ला रहे हैं सिरॉक्सन सिरॉक्सन। आई एम सॉरी सर, गलती हो गई। बकवास बंद करो। मुझे तुम जैसे गैर जिम्मेदार लोगों से सख्त नफरत है। चले जाओ यहां से और कल से अपनी सूरत भी मत दिखाना। सर छोड़िए ना, रिलैक्स। क्या छोड़िए? 4 बार इसको पहले भी समझा चुका हूं। ये अपनी ड्यूटी समझता ही नहीं। सर आप शांत हो जाइए, जाने दीजिए ना सर, रिलैक्स। आई एम सॉरी, जब भी कोई ड्यूटी से कोताही करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। छोड़िए सर। सर ये बताइए कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? आप किसी नई खोज के बारे में बताने वाले थे ना? हाँ, आपको तो पता ही है कि अभी हाल ही में हमारे देश के एक हिस्से में जबरदस्त भूकंप आया था। मैं भी वहां गया था और मैंने वहां से फोटोग्राफ्स भी लाए। मैंने देखा कि कई जानें चली गई। इंसानों, गाय भैंसों के अलावा हजारों चूहे भी मारे गए। इसमें कौन सी नई बात है सर? जब भी कहीं भूकंप आता है तो सबसे पहले चूहे बाहर आते हैं और फिर पत्थरों के नीचे दबकर मर जाते हैं। आपकी बात सही है, मगर जब हमने उन चूहों की जांच की तो पता चला कि उनमें से कई चूहों पर कोई जख्म या चोट का निशान नहीं था। मतलब यह कि उन चूहों की मौत भूकंप की वजह से नहीं हुई, बल्कि उन चूहों को एक खतरनाक वायरस ने मारा था। वायरस? एक नया वायरस जो अपने शिकार को 1 घंटे के अंदर अंदर मार डालता है और जिसका कोई इलाज नहीं। लेकिन सर, आप लोगों पर इस वायरस का कोई असर क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए कि हमने अपने बचाव के लिए खास किस्म के सूट पहन रखे थे। ये वायरस इतनी तेजी से फैलता है कि कोई भी मरीज अगर छींके या खांसे या किसी से हाथ मिलाए तो ये मौत बनकर दूसरे तक जा पहुंचता है। क्या? मैंने वहां कई दिन की रिसर्च के बाद बड़ी मुश्किल से उस वायरस को अलग किया और एक खाली शीशी में इसको बंद करके अच्छी तरह से सील कर दिया। अब ये बाहर नहीं निकल सकता। आइए मैं दिखाता हूं। आइए सब लोग।
जिसे मैंने बड़ी सावधानी से सील किया है। मगर जब हम रिसर्च के लिए इसको खोलेंगे तो हमें सूट, मास्क सब पहनना पड़ेगा। लेकिन सर, ये शीशी तो हमारी दवाई सिरोक्सिन जैसी लगती है। वो इसलिए कि जो खाली शीशी में वहां लेकर गया था वो वही थी जिनमें हम सिरोक्सिन पैक करते हैं। और हाँ डॉक्टर रमेश, हम रिसर्च आज रात से ही शुरू कर देंगे। ओके सर। और अगर हमने इसका इलाज ढूंढ लिया तो हमें नोबेल प्राइज भी मिल सकता है। मैं मुझे नौकरी से निकाल कर अच्छा नहीं किया खुराना। तो अपनी बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। तुझे नोबेल प्राइज चाहिए? अब तुझे कोई प्राइज नहीं मिलेगा, और कम से कम इस शीशी की वजह से तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। हमें काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी, वायरस बहुत खतरनाक। जी सर। अरे ये फ्रिज कैसे खुला पड़ा है? अरे ये तो खाली है। वो वायरस वाली शीशी कहाँ गई? सर कहाँ जा सकती है? चाबी तो सिर्फ आपके पास है। एक चाबी करण के पास भी रहती है। मैंने आज ही उसे नौकरी से निकाला। ये हरकत उसी की हो सकती है। मतलब वो शीशी करण ले गया था? जी। बाद में जब उसे पता चला कि उसकी एक छोटी सी बेवकूफी से कितना बड़ा अनर्थ होने जा रहा था, तो उसने अपनी गलती कबूल कर ली। रोने लगा, कहने लगा वो मुझसे बदला लेना चाहता था। फिर उसने उस शीशी का, मेरा मतलब उस वायल का क्या किया? मैंने आपको बताया ना सर, वो जो हम पेन किलर बनाते हैं सिरोक्सिन, उसकी शीशी और वायरस वाली शीशी एक जैसी दिखती है। फिर हमारे पास सिरोक्सिन के 130 डिब्बे थे जो शहर भर के स्टॉकिस्ट को हम सप्लाई करने वाले थे। करण ने वायरस की वो शीशी उनमें से किसी एक डिब्बे में रख दी। ये आपको कैसे पता चला? उसी ने तो बताया था, मगर अब वो खुद नहीं जानता कि वो वायल उसने किस डिब्बे में रखा है। माय गॉड, 130 क्रेट्स भरे हुए हैं सिरोक्सिन के पैकेट से। हर पैकेट में 5-5 वायल, मगर एक वायल में है मौत, पूरे शहर की मौत। आप नहीं जानते वो वायरस कितना खतरनाक है। देखिए देखिए, मान लीजिए वो वायल यहां खुलता है तो 2 घंटे के अंदर अंदर इतने हिस्से को वायरस अपने लपेट में ले लेगा, और 4 घंटे में इतने हिस्से में फैल जाएगा, और 8 घंटे में तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम, आप, कोई नहीं बचेगा। कोई मरीज नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई गुनहगार नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं। अब आप समझे मैं आपसे मदद लेने क्यों आया हूं। और ये सारे क्रेट्स आपने भेजे कहां हैं? उसकी लिस्ट है आपके पास? चलिए। देखिए, सिरोक्सिन बहुत स्ट्रांग और महंगी दवाई है, और गिने चुने स्टॉकिस्ट को ही भेजी जाती है, और वहां से डिस्ट्रीब्यूटर उठाकर रिटेलर्स को, मेरा मतलब है केमिस्ट शॉप तक पहुंचाते हैं। हमने कोशिश करके 70 बॉक्सेस तो वापस मंगवा लिए हैं, लेकिन काफी दुकानदार दुकानें बंद करके जा चुके हैं, और उन्हें ढूंढना हमारे बस में नहीं है। आप प्लीज अपने आदमी चारों तरफ फैलाइए और ढूंढिए उन दुकानदारों को, खुलवाइए उनकी दुकानें, और बचे हुए बॉक्सेस वापस मंगवाइए। और देखिए वो वायरस वाला वायल कहां है। ठीक है वीरेन। यस सर। अपने सारे ऑफिसर्स को अलर्ट कर दो, हमें जल्दी से जल्दी उन 60 के 60 डब्बों का पता लगाना है। यस सर। लेकिन डॉक्टर साहब, उस वायरस वाली वायल को हम पहचानेंगे कैसे? सर, मैंने उस पर एक निशान बनाया हुआ है वायरस का। निशान? ऐसा देखिए। सर, ये बाकी के बचे हुए 3 डब्बे, हमने सारी शीशियां चेक कर ली, पर किसी में भी वो निशान हमें नहीं मिला। देखिए डॉक्टर साहब, 60 में से 53 डब्बे मिल चुके हैं, लेकिन उनमें से किसी भी शीशी पर आपका वो निशान नहीं है।
और बाकी के 7 डब्बे? डॉक्टर साहब, जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है, शहर के कई केमिस्टों ने उन 6 डब्बों को खोलकर उनमें से कई सेरोक्सिन के पैकेज बेच दिए। और 7वां डब्बा? 7वां डब्बा चेंबूर के ऋत्विक केमिस्ट के पास है। हमने ऑफिसर्स भेजे, अभी लेकर आते होंगे। ये क्या हो रहा है? अभी मुझे जगाया और मेरी दुकान खुलवाई और यहाँ लेकर आ गए ये लोग। मुझे कुछ बता भी नहीं रहे। इससे कुछ मिला? सर, इनके पास तो वायल नहीं मिला, लेकिन ये देखिए सर, ये डब्बा खुला है और इसमें से एक पैकेट मिसिंग है। सर, शाम को इन्होंने एक पैकेट बेच दिया है। मेरे ख्याल से सर, वायरस वाली वो शीशी उसी में होगी। सिरोक्सिन का ये डब्बा आज शाम को मेरी दुकान पर आया था और उसके बाद एक कस्टमर एक पैकेट लेकर गया। आप चाहे तो ये बिल बुक देख सकते हैं। ये सिरोक्सिन का पैकेट आपने किसी अमरीश को बेचा है। क्या ये आपका रेगुलर कस्टमर है? अब मेरा मतलब है, क्या ये अक्सर आपकी दुकान पर आता रहता है? रेगुलर कस्टमर तो नहीं है, लेकिन उसको मैं अच्छी तरह से पहचान सकता हूँ, क्योंकि ये आदमी तब मेरी दुकान पर आया जब मैं दुकान को बंद कर रहा था। शायद मैं मना कर देता, लेकिन मैंने देखा कि उसे बहुत तकलीफ हो रही, उसे काफी दर्द था। लेकिन सर, वो आदमी बहुत खतरनाक दिख रहा था और उसके चेहरे पर घाव का निशान था, ऐसे। चेहरे पर घाव का निशान? अच्छा, एक बात बताइए, ये डॉक्टर मुरली कौन है और कहाँ रहते हैं? डॉक्टर मुरली का दवाखाना तो मेरी दुकान के पास ही है और उनका घर भी वहीं पर है। मैं अभी बता सकता हूँ आपको। डॉक्टर मुरली? डॉक्टर मुरली? यस सर। हम सीआईडी हैं। क्या हुआ? किसने मारा आपको? एक पागल आदमी था, उसके पैर में गोली लगी हुई थी। उसने कहा गोली निकाल दो। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा पुलिस केस है। उसने मेरे सर पर पिस्तौल रख दी और मुझे गोली निकालनी पड़ी। इस तरह की गोलियां तो उन राइफलों में इस्तेमाल होती हैं जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स अपने पास रखते हैं। और ये सिक्योरिटी गार्ड्स बैंक्स या ज्वेलरी शॉप के बाहर पहरा देते हैं। और वो लोग 12 बोर की डबल बैरल गन भी इस्तेमाल करते हैं। आशा, जरा देखना कि ऐसी कोई वारदात हुई है किसी बैंक या ज्वेलरी शॉप के आसपास? सो ये देखिए, कल रात एक सुनार की दुकान में मैनेजर को रिवॉल्वर की दाग दिखाकर एक आदमी ने उसका ब्रीफकेस छीन लिया। उसमें 3 लाख रुपए थे। उस ज्वेलरी स्टोर के गार्ड ने उस चोर पर गोली चलाई जो उसके पैर में लगी। चोर ने भी अपने रिवॉल्वर से गोली चलाई जो गार्ड के सर से लगती हुई चली गई। और जब तक गार्ड अपने आप को संभाल पाता तो चोर वहां से ब्रीफकेस लेकर फरार हो गया। मगर गार्ड और मैनेजर दयाल ने देखा था कि उस आदमी के चेहरे पर चोट का लंबा निशान था। चोट का लंबा निशान। दया, अगर उस गार्ड की हालत अच्छी है तो उसे फौरन यहां लेकर आओ।
साहब, मेरी गोली उसके पैर में लगी थी। मैं उसे पकड़ भी सकता था, लेकिन उसने मुझ पर ऐन वक्त पर गोली चला दी और मैं बेहोश हो गया। लेकिन साहब, वो बहुत एकदम पागल आदमी था। वो ऐसे ही भाग गया, ना गाड़ी ना कुछ। लेकिन बहुत खतरनाक आदमी था साहब, वो बहुत डेंजर आदमी था। सर, ये वारदात परसों बृहस्पतिवार को हुई। वो डॉक्टर के पास गया कल रात यानी शुक्रवार को। वहां पर उसने अपने पैर से गोली निकलवाई, डॉक्टर को बांधा और उसके बाद इसने ये दवाई खरीदी, सेरोक्सिन। मतलब 24 घंटों तक वो कहीं छुप कर बैठा रहा होगा और जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया होगा तब वो निकला होगा और सीधे डॉक्टर के पास गया होगा। गोली निकलने के बाद भी तो दर्द होता है। डॉक्टर खुराना, सेरोक्सिन का असर कितनी देर तक रहता है? देखिए, सिरोक्सिन को सीधा चोट पर लगाया जाता है और उसका असर यही कोई 6 घंटे तक रहता है, ज्यादा से ज्यादा 7 घंटे। उसने सिरोक्सिन कल रात को खरीदी थी, तो एक शीशी तो उसने उसी समय लगा ली होगी और दूसरी 1-2 घंटे पहले। और अगर उसने कहीं वो वायरस वाली शीशी खोलकर लगा ली होगी तो अब तक तो वो इंफेक्शन से मर चुका होगा और जो कोई उसके आसपास आया होगा वो भी। और अगर ऐसा हुआ है तो हम सब भी अपनी मौत का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब तो हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि अब तक उसने वो वायरस वाली शीशी ना खोली हो। और अगर वो जिंदा है तो 3-4 घंटों में वो एक और शीशी खोलेगा और उससे पहले हमें उसे ढूंढना होगा। हमें उसे ढूंढना होगा कुछ भी करके। आशा, तुम एक काम करो सर, पुलिस आर्टिस्ट को बुलवाओ। उसकी पहचान करने के लिए हमें उसकी तस्वीर बनवानी पड़ेगी फौरन। यस सर। अच्छा, उसकी भौहें कैसी थी? ऐसी? सर, खिंची हुई थोड़ी सी, भयानक, ऐसी ही। अच्छा, उसकी नाक थोड़ी मोटी थी सर। नाक मुझ थोड़ी और घनी थी सर। और उसके होठ वगैरह? हाँ, ऐसा ही मोटा होठ। उसका चेहरा? दाढ़ी हल्की थी सर। बाल कैसे घुंघराले थे? और कोई निशान वगैरह उसके चेहरे पर? निशान था कटा हुआ। क्या ऐसे ही दिखता था? यही तो है साहब वो। जी सर, इसे हमें टेलीविजन पे दिखा देना चाहिए, सबको पता तो लग जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आदमी बहुत खतरनाक है। अगर इसे पता चल गया कि इसके पास क्या है तो वो सारे शहर के लिए खतरा बन जाएगा। फिर कुछ भी कर सकता है, हमें ब्लैकमेल कर सकता है और कुछ भी मांग सकता है। या हो सकता है वो डर के मारे ऐसा गायब हो कि हमारे हाथ ही ना आए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अगर उस पे कोई झपटे तो हो सकता है कि वो वायरस वाली शीशी उसके हाथ से गिरकर टूट जाए और आशा, तुम ऐसा करो, सभी पुलिस स्टेशन और हमारे सब खबरियों तक ये तस्वीर पहुंचा दो। भगवान, ये दर्द।
कौन हो तुम? तस्वीरें बेचता हूँ। तस्वीर वस्वीर नहीं लेनी है मुझे, जा तुम। ये भी नहीं, ये तो चाहिए ना? ये भी नहीं चाहिए? तुम हो कौन? आ जाओ। कौन कौन है तू? प्यार से मुझे घड़ियाल कहते हैं और नफरत से घड़ियाल खबरी। सीआईडी हेडक्वार्टर्स, इंस्पेक्टर वीरेन। क्या? अच्छा, ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारे आने तक किसी को भी कमरे में घुसने मत देना, ठीक है? फोन करने वाला काफी डरा हुआ था। उसने बताया कि नाथनपुरा के होटल शीतल में एक आदमी ठहरा हुआ है। वो आदमी लंगड़ा है और उसके चेहरे पर एक घाव का निशान भी है। सो हो ना हो यही हमारा आदमी। मगर फोन करने वाले ने यह भी कहा कि उस आदमी की हालत काफी बिगड़ती जा रही है। चारों तरफ से घेर लिया है ना? यस सर, और अगर किसी को हॉस्पिटल ले जाना पड़े उसके लिए एम्बुलेंस भी मंगाई है। ओके, स्टैंड बाय। पलट। ये तो वो नहीं है। और वो चोट के निशान वाला आदमी कहाँ? मैं पुलिस का खबरी, घड़ियाल खबरी हूँ साहब। वो मुझे धोखा देकर भाग गया। मैं उसके पैर में दवाई लगाने को झुका ही था कि उसने मेरे सिर पर पिस्तौल से मारी। लेकिन वो गया कहाँ? मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। इतनी जोरों से मेरे सिर पर मारा। मुझे सिर्फ इतना याद है कि उसे फोन उठाते हुए देखा, उसके बाद मैं बेहोश हो गया। फोन? चलो टेलीफोन ऑपरेटर से बात करते हैं। जो आदमी रूम में था उसने कम से कम 15 बार मुझसे ये नंबर मांगा। क्या नंबर था? 442-1109। 442-1109। 442, ये तो वर्ली एक्सचेंज है ना? यस सर। अच्छा, जहाँ पे फोन किया था वहाँ किसी से बात हुई थी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, नंबर कभी लगा ही नहीं, हमेशा एंगेज ही आता था। और वो आदमी काफी परेशान भी हो गया था, कह रहा था कि उसको कोई बहुत जरूरी बात करनी है। क्या मैं फोन कर सकता हूँ? जी। हेलो टेलीफोन एक्सचेंज, कौन? शर्मा? मैं सीआईडी ऑफिसर वीरेन बोल रहा हूँ। हाँ, अच्छा यार, एक काम करेगा, मुझे एक टेलीफोन नंबर का एड्रेस चाहिए था। हाँ, नंबर है 442-1109। 1109। हाँ, मैं होल्ड करता हूँ। हाँ बोल। 14 वर्ली नाका। ये तो ऑफिस का एरिया है ना? हाँ, ऑफिस का नाम एवोनेक्स। AVONEX। एवोनेक्स। थैंक यू शर्मा। तो ये क्या बात है? किस चीज का ऑफिस है ये? क्या होता है यहाँ पर? हम लोग लोकल दफ्तरों में सेक्रेटरीज देते हैं, लेकिन आप लोग कौन है? सीआईडी। सीआईडी? जी हाँ, एक आदमी सुबह से बार बार आपके यहाँ ऑफिस पर फोन कर रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर वो कौन है जिसे वो फोन कर रहा है। यह है वो आदमी। आप में से कोई जानता है इसे? आप में से इसे कोई जानता है? आप में से कोई ना कोई तो इसे जानता ही होगा। आप जानती हैं? यह आदमी आपको लगातार फोन कर रहा था। आप जानते हैं? आप जानती हैं? नहीं जानती? ध्यान से देखो। नहीं जानती इसको? नहीं जानती? नहीं जानती? नहीं, मैं इस आदमी को नहीं जानती।
आप इतना घबरा क्यों रही है मैडम? आप हमसे जरूर कुछ छुपा रही हैं। मैडम देखिए, मैडम प्लीज आप जो कुछ भी जानती हैं हमें सब सच सच बता दीजिए। ये जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज मैम। देखिए मैडम, ये आदमी आपका कोई भी हो, हम उसे आसानी से ढूंढ निकालेंगे। आपके रिश्तेदारों से पूछेंगे और फिर आपको यहाँ आपके ऑफिस में प्रॉब्लम हो सकती है। मगर उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। मैडम हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये वाकई जिंदगी और मौत का सवाल है। हर मिनट हमारे लिए कीमती है। मैं आपके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए मैडम। आप लोग प्लीज जरा बाहर जा सकते हैं? दया। देखिए मैडम, हम इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगी तो हजारों लाखों मौतों की जिम्मेदार आप होंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए और हमें बताइए कि ये आदमी कौन है। ये मेरा भाई है, जीवा। ये इस वक्त कहाँ है? वो 3 दिन से गायब है। मुझे बहुत डर लग रहा है। आपके भाई ने 2 दिन पहले डाका डाला है। ये सब मेरी गलती है। क्यों मैंने उसे मयूर के लिए बुरा भला कहा? मयूर? मयूर मेरा बेटा है, सिर्फ 8 साल का है, लेकिन पिछले हफ्ते डॉक्टरों ने बताया कि उसे कैंसर है। उसके ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपयों की जरूरत है। इसीलिए उसने डाका डाला है। अब इन तक पैसे पहुंचाने की कोशिश वो जरूर करेगा। इनकी मदद से हम उसे पकड़ सकते हैं। नहीं, मैं अपने भाई को नहीं पकड़वाऊंगी। मैडम समझने की कोशिश कीजिए। अनजाने में जीवा के हाथ एक बहुत खतरनाक चीज लग गई है। एक ऐसा जहर जो इतना भयंकर है कि वो जीवा को ही नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों लोगों को खत्म कर देगा। अगर आप हमारी मदद करें तो शायद आपका भाई नहीं, इस शहर का हर आदमी बच सकता है। प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज। नहीं, मैं सो नहीं सकता। मुझे मयूर के पास जाना पड़ेगा। मयूर के पास जाना पड़ेगा मुझे। ये पैसे मुझे उसके ऑपरेशन के लिए पहुंचाने पड़ेंगे। ये दर्द क्या करूं? दवाई लगानी पड़ेगी। कहाँ? दो ही बची हैं, लगानी तो पड़ेंगी। मयूर, बेटा तुम बाहर क्यों आ गए? तुम्हें डॉक्टर साहब ने लेटने के लिए कहा है ना? इंस्पेक्टर साहब, मैं अंदर जा सकती हूँ? हाँ, जाइए। चलो चलो अंदर लेट जाओ। घर को चारों तरफ से घेर लो। अपने चश्मे और मास्क तैयार रखो, शायद पहनने पड़े। और ध्यान रहे, उसे हमें सिर्फ पकड़ना है, कोई गोली नहीं चलाएगा। हाँ दया, क्या हुआ?
सर वो इधर ही आ रहा है। सर उसके एक हाथ में बैग है और दूसरे हाथ में रिवॉल्वर। अच्छा कुछ मत करो, नहीं तो फायर कर देगा वो। उसे यहाँ नहीं तो फिर से पकड़ लेंगे। ओके सर। कुछ गड़बड़ है। भाग जीवा, जीवा भाग। अच्छा वो जा रहा है। शायद इस गोडाउन में क्या होगा। कमन रोना से कहना कि गोडाउन में आए। राणा साहब जो अपने घर के पास में है, अब वहीं पहुंच जाइए। जीवा जीवा तुम भाग के कहीं नहीं जा सकते। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। एक मिनट, हम गोली नहीं चला सकते, कहीं उस शीशी को लग गई तो। गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ। डॉक्टर साहब यहाँ ये गोलियां चल रही हैं। मुझे जैसी खबर मिली मैं सीधा यहाँ चला आया। ये ऑफिसर चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस से थे। ऑफिसर अभी क्या पोजीशन? सर वो अंदर है मगर बाहर नहीं निकल सकता, चारों तरफ से बंद है, लेकिन उसके पास बंदूक है। हमें उसे पकड़ना होगा। वो वायरस वाली शीशी खोलकर किसी वक्त भी लगा सकता है, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। लेट मी ट्राई। अब पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। मैं चीफ मिनिस्टर साहब को कहकर शहर खाली करवाने के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट्स करने के लिए कहता हूँ। हमने पहले ही काफी देर कर दी है। आइए आप लोग। डॉक्टर साहब जल्दी से काम कीजिए। देखिए सर, देखिए नहीं तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आइए आइए। अब हम क्या करें सर? अगर हम आगे जाते हैं तो वो गोली चला देगा, और अगर हम गोली चलाते हैं तो वो शीशी टूटने का खतरा है। हाँ मगर कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। आशा तुम एक काम करो, इस पूरे एरिया को सील कर दो और एम्बुलेंस भी मंगवा लो, क्योंकि अगर उसने वो दवाई लगा ली है तो उसे एम्बुलेंस में बंद करके सील कर देंगे, ताकि इंफेक्शन यहां से बाहर नहीं फैलेगा। देखिए आप सब लोग अपनी जान खतरे में मत डालिए, मैं अकेले जाता हूं। तया तो समझते रहे मैं आ रहा हूँ। जवाब दो। मैं तुम्हारी कोई बात सुनने वाला नहीं हूं बच्चा। जियो, हम तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। पीछे पुलिस क्यों पड़ी है फिर? जियो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास जो दवाई है जो तुम चोट पे लगा रहे हो, उस शीशी में दवाई नहीं बल्कि वायरस है, जो एक बहुत खतरनाक जहर है। अगर तुमने वो शीशी खोली तो तुम्हारे साथ साथ इस शहर के सारे लोग मारे जाएंगे। मत करो,
इसी को लगा के तो अब तक जिंदा हूं मैं। अब तक तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जीवा, लेकिन अब उस आखिरी शीशी में सिर्फ मौत है जीवा, सिर्फ मौत। देखो, चेक करो, उस शीशी पर वायरस का निशान है। हाँ, हाँ तुम सही कह रहे हो। शुक्र है तुम्हें मुझ पर विश्वास तो हुआ। मुझे तुम डरा रहे हो ताकि मैं अपने दर्द को भूल जाऊं और बेहोश हो जाऊं। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं इंस्पेक्टर। इस शीशे में कोई जहर नहीं है, कोई जहर नहीं है। मैं इसको भी लगाने वाला। नहीं दिया, नहीं रुक जाओ। दिया, मैं आ रहा हूं। मैं तुमसे सिर्फ बात करना चाहता हूं। रुक जाओ, रुक जाओ इंस्पेक्टर। रुक जाओ। दिया, ये मैं गन मेरी फेंक रहा हूं। ये देखो, मैंने फेंक दी। एक नियत से आदमी पे गोली चलाओगे? नहीं जीवा। आगे मत बढ़ना इंस्पेक्टर, आगे मत बढ़ना। जीवा, मेरी तरफ देखो जीवा। तुम्हें क्या लगता है ये मास्क के दस्ताने मैंने क्यों पहन रखे हैं? सिर्फ उस शीशे से बचने के लिए, क्योंकि उस शीशे में वायरस है जीवा। बकवास आई है सब। मैंने अब तक ये दवाई लगा लेनी चाहिए थी। देखो, अब मैं ये करने जा रहा हूं, अब मैं इसको लगाने जा रहा हूं। तुम हमें साथ में मरते, तुम यही चाहते हो ना? ओके। मेरी तरफ देखो जीवा। कभी तुमने किसी पुलिस वाले के चेहरे पर इतना डर देखा है? कभी किसी पुलिस वाले का बदन कांपते हुए देखा है? जीवा, ये डर तुमसे या तुम्हारी इस बंदूक से नहीं है, वो तुम्हारी इस शीशी से है जो तुम्हारे हाथ में है। मुझे मेरी ड्यूटी करनी पड़ेगी शिवा, नहीं तो सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। मुझे वो शीशी दे दो। मुझे दवाई लगानी पड़ेगी, दर्द हो रहा। नहीं जीवा, तुम वो शीशी मुझे दे दो प्लीज, और तुम इस सिरोक्सिन ले लो, लेकिन वो शीशी मुझे दे दो। मेरा भांजा मर रहा है, मुझे तक पहुंचना है। जीवा, समझने की कोशिश करो। अगर तुमने वो शीशी खोल दी तो हजारों लोग मारे जाएंगे, और साथ में तुम्हारा भांजा मयूर भी। जीवा, वो शीशी मुझे दे दो। दो। जीवा, तुमने सबकी जान बचा ली। तुम नहीं जानते तुम्हारे पास क्या था। तुम्हें सजा तो काटनी ही पड़ेगी जीवा, पर मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे भांजे का इलाज शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में करवाऊंगा।